नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बोरो धान की उन्नत रोपाई तकनीक पर जानकारी। पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की खेती के लिए नर्सरी डाली थी, अभी उनकी पौध रोपाई योग्य तैयार हो गई है। तो इस फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए रोपाई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार से। किसान भाइयों ने बोरो राइस का जो है सो बिचड़ा गिरा रखा है, उनका बिचड़ा लगभग 60 दिनों का हो गया। वो जो है सो 15 जनवरी से अपना जो है सो रोपाई कर सकते हैं। बिचड़ा को उखाड़ने से पहले जो है बिचड़ा में अच्छी तरह से पानी पटा दे, क्योंकि उसका जो जड़ है उसकी टूटने की संभावना रहती है। इसमें खेत चयन करने के लिए अमूमन जो है सो निचली ज़मीन, जहाँ नहर या तालाब के आसपास की ज़मीन हम लोग जो है सो सेलेक्ट करते हैं। इसमें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पानी जो है सो जल जमाव की अवस्था जिसमें रहती है, उसमें जो अच्छा पैदावार मिलता है। इस फसल की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी के साथ साथ निचली भूमि उपयुक्त होती है, जहां 6 से 12 इंच पानी हमेशा जमा रहे तथा भूमिगत जलस्तर ऊपर हो, ताकि गर्मी के मौसम में खेतों में पानी अधिक समय तक रुके रहने से पौधे का समुचित विकास होता रहे। धान की रोपाई से पहले खेतों की तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। इसके लिए खेती की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें और खेत के चारों ओर मेड़ बनाएं। बाद में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों पर फैला दें। उसके बाद खेतों में फैलाव कर 2 से 3 जुताई देशी हल से करें और बाद में पड़लिंग कर दें। इसमें खाद का बात करें तो 10 से 15 टन गोबर और उसमें जो है सो नेत्रजन 250 केजी, 160 केजी डीएपी और 70 से 75 केजी पोटाश जो है 1 हेक्टेयर खेत में जो है सो हम लोग जो है सो इसको डाल के और 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक जो है डाल के खेत में जो खेत तैयार कर सकते हैं। बोरो धान की खेती के लिए किस्मों का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में किस्मों की खरीद किसी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थान से ही करें। बोरो धान की उन्नत किस्मों में रिछारिया, तुर्णता, प्रभात, गौतम, धनलक्ष्मी आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। नर्सरी से पौधों को निकालने के पूर्व हजारी की सहायता से सिंचाई करें, ताकि पौधे आसानी से निकल आएं। पौधों को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए पौधों को कार्बन डाइजीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करें और इसके बाद रोपाई करें। उसके बाद इसमें खेत तैयार करने के बाद जो रोपाई में है, रोपाई में जो है पौधों से पौधों की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर और रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 15 से 15 सेंटीमीटर कतार में हम लोग रखते हैं। उसके बाद जो है सो इसमें रोपाई के बाद जो है सो खरपतवार की समस्या आती है। उसके लिए हम लोग जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है पोर्टिला क्लोर 1.5 ml जो है प्रति लीटर में घोल बना के जो है सो रोपाई के 2 से 3 दिन बाद जो है खेत में छिड़काव करके जो है सो खरपतवार का अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। रोपाई के बाद आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहें, ताकि पौधों का बढ़वार अच्छी हो। जहां तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, तो इसके लिए पहली निकाई गुड़ाई रोपाई के 1 माह के बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 2 माह के बाद करें। इसके अलावा खरपतवार के नियंत्रण के लिए
खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ अधिक उपयोगी है। इसके लिए बहुत से खरपतवार नाशी दवाएं हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें रोग और कीट व्याधि का भी जो प्रकोप देखा गया है। इसमें जो रोपाई के तुरंत बाद जो है सो एक वो है लीफ होल्डर। इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो प्रोपेनोफॉस 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है सो पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। रोग में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का जो है प्रकोप दिखा गया है। इसमें जो है सो स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है सो घोल बना के जो है सो खेत पौधों पे जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो बोरो राइस में जो है सो पाले का भी असर देखा जाता है। पाले से रोकथाम के लिए जो है सो हम लोग समय समय पे जो है इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जहाँ ये पौधों पे जो है सो हम लोग राख का जो है छिड़काव कर सकते हैं। लकड़ी का जो बुरादा है उसको भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सो जहाँ हम लोग का प्लॉट है वहाँ पे जो है सो आग वगैरह जला के धुआं जो है सो क्रिएट करके जो है सो थोड़ा सा गर्मी पैदा कर सकते हैं। उससे ही पाला का जो है सो बचाव हो जाता है। इसके बाद इसमें जो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हर 20 से 25 दिन के अंतराल पे जो है सो सिंचाई देनी होती है। पौधा जो तैयार होने के 15 दिन पहले जो है सो इसमें हम लोग सिंचाई जो है सो बंद कर दें, और जब बाली जो सुनहरे रंग का हो जाए तो हम लोग इसको जो हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करके जो है सो हम लोग भंडारण के लिए 10 या उससे कम नमी स्तर पे इसका भंडारण कर लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में किसान भाइयों, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है इसका सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी होता है। ऐसे हालात में पशु की रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे वे अनेक घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए समय समय पर पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी होता है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम टीकाकरण, पशुओं में टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। एक अभी समय जो है ये बदलता जा रहा है, सब ठंड से अब गर्मियों के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस समय जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक नमी आने की संभावना है। अगर एक बारिश हो जाती है तो नमी आ जाती है। तो इस मौसम में फरवरी मार्च में के बाद एक उपयुक्त समय हो जाता है, उपयुक्त माहौल बन जाता है कीटाणु विषाणुओं को बढ़ने का। सभी को एक टीकाकरण के बारे में कराने की आवश्यकता होती है। संक्रमण से होने वाले रोग कई बार प्राण घातक भी होते हैं, इसलिए सही समय पर टीकाकरण ही इसका सही बचाव है। एक पशु से दूसरे पशु में लगने वाली इन बीमारियों को आने से रोकने के लिए कई राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जाता है। टीकाकरण से अनेक बीमारियों की समय पर रोकथाम की जा सकती है। किसान भाई जो पशुओं पर आधारित हैं, उसमें बकरियां उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बकरियों का झारखंड बहुत अच्छा उपयुक्त प्रदेश है, जिसमें जंगल हैं और पहाड़ हैं, वहाँ पर बकरियां आराम से पलती हैं। तो उसमें एक वायरल डिजीज़ होता है PPR, उससे बच जाने से किसान भाइयों को अपने आर्थिक उन्नति हो सकती है। तो PPR जो एक वायरल डिजीज़ है उसका उपचार नहीं हो पाता है, लेकिन उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं और उसमें हम लोग 50 का एक भायल आता है या 100 का भायल आता है
किसान भाई जिनके पास अपने पास 10-15 हैं या बड़े किसान हैं जिनके पास 100 से ऊपर हैं तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 10-15 हैं तो वो 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक इसका टीकाकरण कर सकते हैं। इनका टीकाकरण करना आवश्यक होता है। उसका टीका 1 ml डोज है, एक उसका मांस में सुई दे देना चाहिए, जो पशु चिकित्सक से सलाह करके उनसे परामर्श करके हम लोग दे सकते हैं। खुरहा चपका जो है गौवंशीय में बहुत ज़्यादा फैलता है और वो उससे इकोनॉमिकल लॉस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है और फिर जब वो खुरहा चपका रोग ठीक भी हो जाता है तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कभी नहीं पहुंच पाता है। तो हमको खुरहा चपका का टीकाकरण बकरियों में भी करना चाहिए और गाय भैंस जो गौवंशीय हैं जो उसमें खुर के जिसमें होते हैं उनमें भी करनी चाहिए। और अगर कोई पशुपालक पिगरी को सुअर को भी रखे हुए हैं तो उसमें भी खुरहा चपका का टीकाकरण करना चाहिए। लेकिन जो खुरहा चपका है वो उसमें 6 महीना का ही रोग से लड़ने की क्षमता उस पशु में आती है। तो खुरहा चपका का हम लोग टीकाकरण साल में 2 बार कराते हैं, एक समय जब मार्च-अप्रैल में और एक है अक्टूबर-नवंबर में। तो उसके बाद हम लोग उस रोग से पशुओं को लड़ने की क्षमता आ जाएगी और वो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। लगड़ी बुखार रोग यह मुख्यतः गाय भैंसों में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है, तेज बुखार आता है। रोग का विशिष्ट कारण क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु है। लगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के पशुओं का रोग है। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तथा इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे व बड़े पशुओं को चमड़ी के नीचे टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तीसरा जो बीमारी है जिससे मृत्यु दर अधिक होती है गलघोटू बीमारी है। गलघोटू बीमारी होने की संभावना अभी जैसे मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, नमी आएगी तो उस समय होने की संभावना रहती है। गाय जो गौवंशीय हैं वो जाते हैं चरने के लिए, शाम को आते हैं तो गला फूला हुआ मिलता है और नाक से घों घों की आवाज़, जब गला फूल जाता है तो घों घों की आवाज़ आती है और थोड़ा सा पानी भी आने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद सुबह तक में अगर उस समय उसका उपचार नहीं किए तो 12 से 24 घंटे में उस पशु की मृत्यु हो जाती है। तो गलघोटू का भी जैसा मैं बताया कि वो उपचार करने का समय आपको उतना नहीं दे पाता है, इसलिए इसका उपचार है। अगर सही समय पर पहुंच जाएंगे तो उपचार है, लेकिन तो इसके लिए बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो गलघोटू का टीका जो है ये अभी हम लोग होली के समय में आसपास में इसको करना चाहिए। तो जितना भी हमने अभी तीनों बात किया उसमें ये तीनों में हम लोग होली के आसपास में इसको हम लोग टीकाकरण करेंगे। उसके बाद उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी आने के बाद हम लोग उसमें रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है और ये 1 साल तक चलती है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग कुत्ता के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करता है। रोग के लक्षण पशु जोर जोर से रंभाने लगते हैं। पशु अपने सिर को किसी पेड़ अथवा दीवार पर मारता रहता है। पानी पीने से डरने लगता है। रोगग्रस्त पशु दुबला हो जाता है। पशुओं में इस बीमारी से बचाव के लिए साल में एक बार एंटी रेबीज का टीका लगवाएं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, टीकाकरण करने से पहले कृमिनाशक दवाइयाँ जरूर दे दीजिए। 1 हफ्ता पहले कृमिनाशक दवाई दे दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ता के बाद में टीकाकरण कर लीजिए। रोग से लड़ने की क्षमता पशुओं में आ जाएगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौलाई, जिसे किसान लाल शाक भी कहते हैं, इसकी खेती भारत में लगभग सभी स्थानों पर की जा सकती है। किसान भाई चौलाई की खेती कर अच्छी कमाई भी करते हैं। इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं, बस जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों का चयन करने की, वैज्ञानिक तकनीक से बुआई और प्रबंधन करने की, जिसके बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ सीमा प्रधान। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की प्रमुख फसलों में से एक है। ये एक गर्म मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। चौलाई की पत्तों व तनों को बहुत ज्यादा तत्वों के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज व विटामिन ए और सी के लिए मुख्य फसल है। चौलाई साग के लिए पहले हम खेत तैयार करने का बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि साग के लिए अच्छी और भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2 से 300 क्विंटल गोबर की खाद फैला दें और रोटावेटर से जुताई कर खेत को भुरभुरी कर लें। और उसके बाद जब किसान भाइयों को लगे कि मेरा खेत ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से उसको समतल बना लें। और जहाँ तक बात है इसके बुआई का समय, तो मार्च से लेकर सितंबर तक इसका फेवरेबल महीना होता है। इस महीने के अंदर आप किसी भी समय आप खेत में डाल सकते हैं। चौलाई की खेती लगभग सभी प्रकार के वातावरण में की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी से दोमट व चिकनी दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेत में चौलाई की खेती नहीं करें। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था करें। बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 40 किलो और कैल्शियम 80 किलो और पोटास 60 कीजिए। जिस समय आप खेत का बुआई करते हैं उस समय अच्छी तरह से मिला लें। हम बात करें प्रभेद की, तो पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई के नाम से जाना जाता है। और जो C1 और CO2, CO3 जो है ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। और लोकल प्रभेद भी मिलते हैं जिनको किसान भाई अपने उपयोग में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा चौलाई की अन्य किस्में भी है, जैसे अन्नपूर्णा दुर्गा, सुवर्णा, PRA1, PRA2 आदि। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपाचरित बुवाई करें। बीजों को रेत या मिट्टी में मिलाकर 45 सेंटीमीटर पर कतार बनाकर बुवाई करें। और बहुत से किसान भाई जो हैं वो जो लाल चौलाई साग है उसका छिड़काव छिटुआ विधि से करते हैं। इससे सीड का बर्बादी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारी बना ले और बीज में थोड़ा सा मिट्टी या बालू मिलाकर छिड़काव करें। इससे होता है क्या, जो पौधे की दूरी जो होती है सो 4 से 5 सेंटीमीटर बन जाती है। इससे पौधे स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर किसान भाइयों को ये लगे कि इसमें पर्याप्त नमी नहीं है बुआई के समय, तो किसान भाइयों के लिए है कि जब तक अच्छी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय ध्यान दें कि सिंचाई अगर खेत में नहीं है, नमी कम है, तो उसको हल्का सिंचाई कर दें। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन का पौधा होता है तो उसमें समय पर पानी देते रहें।
चौलाई फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दरअसल खरपतवार में पाए जाने वाले कीड़े इसकी पत्तियों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी आती है। इसके लिए बुआई के करीब 10 से 12 दिन बाद खेत में हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 40 दिन बाद करें। गुड़ाई करने के दौरान चौलाई के पत्तों की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जो किसान भाइयों को अगर चौलाई के साग के खेत से अगर दोबारा फसल लेना है, तब उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर आप उसमें से जड़ से उखाड़ लें। और जो किसान भाइयों को अगर दोबारा फसल उसमें नहीं लेनी हो, तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार आप फसल काट सकते हैं। तरह से आप 2 से 3 बार उसमें फसल ले सकते हैं। उसके बाद अगर सीड बनाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो उसको उसी तरह खेत में छोड़ दें। उसके बाद उसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद उसमें सीड लगेंगे। इस तरह से किसान भाइयों अपना इससे बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट इससे पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला मधुबनी के कृषक अनिल चौरसिया ने। ये पान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिल चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान अपनाते हैं वो बोरेज मेथड को अपनाते हैं। इसमें हमें इस मौसम में क्या करना है कि अपने घर को ऐसे इस तरह से उसका बनावट करें ताकि घर का तापमान वो 10 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर बना रहे। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे चलता जाएगा, कोशिकाओं के अंदर में जो द्रव है उसका सिकुड़न होगा और पत्तियों के जो उत्तक हैं उसमें फटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पीली पड़ने के साथ साथ वो गिरने लगती है। इस चीज से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर चाहे तो फव्वारे की विधि से पानी का पटवन देते रहना चाहिए। जाड़े के मौसम में पान के बरेजों में प्रतिदिन 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बरेजों में जल का भराव ना होने पाए, क्योंकि जल भराव के कारण पान में रोग पनपने लगते हैं। इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें। पान बेल की जड़ें बहुत ही कोमल होती है, जो अधिक ताप और सर्दी को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए पान की जड़ों को ढकने के लिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी का प्रयोग करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इसके लिए जो हमारा इनिशियल फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक में हम लोग 150 केजी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। उसमें 150 केजी में 75 केजी हम लोग को नीम केक से लेना है और 75 केजी हम लोग को यूरिया से लेना है। पान के बेलों को अच्छा पोषक तत्व प्राप्त हो, इसके लिए आमतौर पर कार्बनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सरसों, तिल, नीम या अंडे की खली का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार और पान की पत्ती की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए समय समय पर खादों का प्रयोग करें। साथ ही बरेजों में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। चूँकि पान एक बेल वाली फसल है, ऐसे में अच्छी बढ़वार के लिए पौधों को बांस या सूतली की सहायता से सहारा अवश्य दें और पुरानी तथा रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर हटा दें। अब पान की खेती करने के बाद जैसे ही हमारा फसल तैयार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे बीमारी और कीटों का आक्रमण होगा। इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर में एक काला धब्बा जैसा बनता है, जो कि बाहर से उसमें पीले कलर का पूरा घेराव रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाएगी। इस चीज से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया, हर्जिएनम विरिडी, उसका हम लोग 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। इसके साथ इसमें बहुत सारी जो कीटों का आतंक होता है, कीट में जो प्रमुख कीट हैं वो एक एफिड आता है। ये क्या करता है कि पत्तियों कि जो ऊपरी और निचली सतह है उसके उत्तकों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है और अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाता है। इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करना है।
जो कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।